हेलो गाइस, द स्कॉलर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9। इसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसका एक पार्ट हो चुका है, आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट को। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। इसमें दो तरीके के हैं, एक है रिन्यूएबल एनर्जी, एक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को बोलते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, नवीकरणीय यानी कि जिसको हम बार बार बना सकें, ठीक है, रिन्यू कर सकें, और गैर नवीकरणीय यानी कि जिसका उपयोग होने के बाद वो ख़त्म हो जाए, वो दोबारा उसको हम बना नहीं सकते इतनी जल्दी, उसे हम बोलते हैं गैर नवीकरणीय। इसकी कोड डेफिनेशन की बात करें तो रिप्लेनिस्ड नेचुरली ओवर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, इनफाइनाइट सप्लाई, यानी कि इसकी सप्लाई जो है वो इनफाइनाइट है और एक इस शॉर्ट पीरियड में फिर से प्राप्त की जा सकती है। ये क्लीन होती है, ठीक है, मिनिमम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करती है। और जैसे कि इसमें आता है रिन्यूएबल एनर्जी में आता है सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, ये क्या आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। ये कभी कभी पूछा जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं कि नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। ऐसे ही है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें होता है फाइनाइट सोर्सेस, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सोर्सेज होते हैं इनके प्राप्त करने के, और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और बनने में क्या होते हैं, ये मिलियंस ईयर लेते हैं बनने में, जैसे कि, और ये क्या करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा देते हैं, जैसे CO2, SO2 आदि। और ये क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, न्यूक्लियर, ये सब होते हैं। इसके आगे देखते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी में आते हैं फोटोवोल्टिक, जिसे हम फोटोवोल्टिक भी बोलते हैं, और विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, यूजेस सोलर सेल्स, यानी कि सिलिकॉन वेफर्स का यूज़ करता है टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में सनलाइट को बदला जाता है सोलर एनर्जी में, ठीक है। भारत में 300 धूप वाले दिनों के साथ सौर क्षमता प्रचुर, यानी कि इंडिया जो होता है यहाँ पे ज़्यादा सोलर एनर्जी पाई जाती है और उसको अब डेवलप भी किया जा रहा है। इसके अलावा विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी होता है जैसे पवन टरबाइन के माध्यम से हवा की गतिज ऊर्जा को बिजली के रूप में बदलना, यानी कि जो एयर चल रही है, ठीक है, उस ऊर्जा को संरक्षित करना और उसको एनर्जी में बदलना, यानी कि बिजली में बदलना। ये ज़्यादातर राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात के आसपास देखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं, अवरोध होता नहीं है, तो वहाँ पर आसानी से टरबाइंस लगाए जा, पवन टरबाइन जो होते हैं वो लगाए जा सकते हैं और बिजली को बनाया जा सकता है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे हाइड्रो, बायोमास एंड जियोथर्मल। अब हाइड्रो क्या होता है, हाइड्रो तो आपको पता होता है, हाइड्रो पावर क्या होती है। हाइड्रो पावर होती है यानी कि जल विद्युत होती है। अगर 20 मेगावाट से 25 मेगावाट से कम है, अगर कोई 25 मेगावाट से अगर कम है, ठीक है, कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो वो बोलते हैं, अगर कम है तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर 25 से क्या है, बड़ा है, अगर 25 मेगावाट से बड़ा है तो हो जाता है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 25 वही है कि 25 मेगावाट से कम को लघु जल विद्युत माना जाता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी में ही आता है। इसके अलावा होता है बायोमास। बायोमास क्या होता है कि बायो कचरे से जो हम तैयार करते हैं, ठीक है, इसमें इसका मुख्य तत्व क्या होता है, मीथेन। ये याद रखना, बायोमास में मेन चीज़ जो होती है वो होती है मीथेन, ठीक है। इसके अलावा होता है जियोथर्मल। जियोथर्मल वो होती हैं यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, उसका हम यूज़ करके जब हम एनर्जी बना लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी और होमी जहांगीर भाभा का मिशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, यानी कि हाईली डेंस नॉन फॉसिल वेस्ट लोड पावर यूज न्यूक्लियर फिजन, यानी कि ये अत्यंत सघन होती है, गैर जीवाश्म ऊर्जा होती है, और इसमें यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है। इसमें प्लूटोनियम का विखंडन होता है और परमाणु विखंडन, यानी कि एटम के फिजन पे आधारित होती है। ये इसके 3 चरण होते हैं। नंबर 1 स्टेज फर्स्ट, यानी कि प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यूजिंग द नेचुरल
यूरेनियम। सेकंड स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सेकंड क्या है, प्लूटोनियम का उपयोग करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और थर्ड स्टेज है एडवांस थोरियम बेस्ड ब्रीडर रिएक्टर, यानी कि थोरियम बेस्ड उन्नत ब्रीडर रिएक्टर। इनसे जो न्यूक्लियर एनर्जी हम प्राप्त करते हैं उसको उसका जो मेन सोर्स है वो यूरेनियम और थोरियम होते हैं। इसके अलावा नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन नेचुरल हैज़ार्ड है, कौन डिज़ास्टर है। तो नेचुरल हैज़ार्ड की बात करें तो ये क्या होता है, ए नेचुरल एक्सट्रीम इवेंट होता है। एक नेचुरल होता है लेकिन एक्सट्रीम इवेंट होता है, और प्रोसेस दैट हैज़ द पोटेंशियल टू काज हार्म टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्राकृतिक घटना है जिसमें जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, जैसे समुद्र के बीच उठा हुआ चक्रवात, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल हैज़ार्ड। लेकिन नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, डिज़ास्टर एक तरीके से मान सकते हैं कि इसका एक होता है बड़ा रूप होता है। नेचुरल डिज़ास्टर नेचुरल हैज़ार्ड का एक बड़ा रूप होता है। द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ हैज़ार्ड इंटरसेक्टिंग विद अ वल्नरेबल ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जब कोई जोखिम आबादी वाले क्षेत्र से टकराकर और व्यापक स्तर पर जान माल की हानि करता है, यानी कि बड़े पैमाने पर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। एक तरीके से यही मान सकते हैं कि जो नेचुरल हैज़ार्ड हो नेचुरल डिजास्टर जो है नेचुरल हैज़ार्ड का एक बड़ा रूप है। और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये कभी कभी आता है। फॉर्मूला है यानी कि रिस्क कितना हो जाएगा, रिस्क इज इक्वल टू हैज़ार्ड इंटू वनरेबिलिटी अपॉन मिटिगेशन। ठीक है, अपॉन में क्या है, मिटिगेशन। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड्स की बात करें तो पहला हो जाएगा जियोफिजिकल, पहला हो जाएगा क्लासिफिकेशन जियोफिजिकल, दूसरा हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल। तो जियोफिजिकल की अगर हम बात करें तो जियोफिजिकल में भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, यानी कि जो पृथ्वी की सतह से होते हैं उसे हम जियोफिजिकल बोलते हैं। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह से होते हैं, निकलते हैं। मेट्रोलॉजिकल क्या हो गया, मेट्रोलॉजिकल यानी कि जो एटमॉस्फेरिक होते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में क्रिएट होते हैं, जैसे चक्रवात हो गया, बवंडर हो गया, शीतलहर हो गया, लू हो गया, इसे हम मेट्रोलॉजिकल हैज़ार्ड कहते हैं। ये एग्जांपल देख के आपसे पूछ लेगा कि ये जियोफिजिकल है, मेट्रोलॉजिकल है या हाइड्रोलॉजिकल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर आता है हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल होता है जो जल, यानी कि जल के एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्रिएट होता है, यानी कि बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, ये हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल। अब हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कब आया था, 2005 में आया था, दिसंबर 2005 में आया था। यानी कि भारत के दृष्टिकोण को आकस्मिक राहत केंद्रित में बदलकर समग्र रोकथाम, सामान्य यानी कि मिटिगेशन की तैयारी और मॉडल पर स्थानांतरित किया गया था। ये आया क्यों था, क्योंकि अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको ख़त्म कैसे करेंगे, उसका मिटिगेशन कैसे करेंगे, राहत बचाव कार्य कैसे करेंगे, उसके लिए रिस्पांस टीम कौन सी होगी, ये देखने के लिए दिसंबर 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आया था। अब इसमें 3 स्तर होते हैं, एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए। एनडीएमए क्या होता है, एनडीएमए होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है। ऐसे ही एक अथॉरिटी होती है स्टेट के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे होती है एसडीएमए। एसडीएमए को कहते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा आता है डीडीएमए। डीडीएमए होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि जिला स्तर पे होते हैं। और जो जिला कलेक्टर होता है यानी कि डीएम होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। ये 3 लेवल पे काम करती है। इसके आगे हम देखते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, 1986 में। इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। और ये आया कब था, ये आया इसलिए था क्योंकि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी, ठीक है, उससे बचाव के लिए ये लेके आया गया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। इसे एक अम्ब्रेला कानून भी कहते हैं। अगर पूछे कि अम्ब्रेला कानून किसे कहते हैं तो उसे बोलेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एक अम्ब्रेला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही ढांचे के तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के साथ एक कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। केंद्र सरकार को पर्यावरण मानक जारी करने की शक्ति देता है। इसमें जो मेन अथॉरिटी है वो कौन है, केंद्र सरकार है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में।
इसके साथ ही आता है NAPCC यानी कि नेशनल मिशंस में क्या हम देखते हैं कि नेशनल मिशंस में आता है, पहला है नेशनल सोलर मिशन। ये प्रमोट करता है सोलर पावर ग्रिड को, जनरेशंस को, ठीक है। इसके अलावा आता है इन्हेंस एनर्जी इफिशिएंसी यानी कि परफॉर्म्स एनर्जी सेविंग स्कीम्स, यानी कि ये ऐसी स्कीम्स को लेके आता है जो एनर्जी को सेव कराती हैं, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी खत्म ना हो उसको हम सेव करके रखें। फिर आता है सस्टेनेबल हैबिटेट यानी कि ग्रीन बिल्डिंग कोड्स एंड अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, ये इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है नेशनल वाटर मिशन। अब आप सिर्फ ये देख लीजिए कि क्या क्या आ सकता है इसके अंदर। नेशनल वाटर मिशन क्या आता है, इन्हेंसेस वाटर यूज़ इफिशियंसी बाई द 20%, यानी कि ये वाटर रिसोर्सेज को के यूज़ को कम करने के लिए काम करता है। सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम यानी कि ये हिमालयन इकोसिस्टम यानी कि ग्लेशियल मॉनिटरिंग एंड हिल बायो कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ग्रीन मिशन इंडिया क्या होता है, इन्हेंस फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ यानी कि फॉरेस्ट कवर को ये बढ़ाने की बात करता है। इसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल फोकसेस ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑर्गेनिक क्रॉप्स यानी कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। और स्ट्रेटेजिक नॉलेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क्स को इसमें बढ़ाया गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तभी ये नेशनल मिशन जो हैं वो हमारे पूरे होंगे। इसके अलावा द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आया था, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थी CFCs ओजोन क्षरण पदार्थ यानी कि ODS के उत्पादन जो हो रहा था उनका चरणबद्ध तरीके से उसको समाप्त करने के लिए आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कि उसको हम चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे, एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे प्लान बना के हम उसको समाप्त कर सकें, ठीक है। लेकिन ये सब आया तो 1987 में था। ये पूछा जाता है अक्सर कि ये आया 1987 में था, पर ये लागू कब से हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1989 में। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में आया था और 89 में यानी कि 2 साल बाद लागू हुआ था, ठीक है। इसे सबसे सफल पर्यावरण संधि भी माना जाता है। इसके अलावा था किगाली अमेंडमेंट आया था 2016 में। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता। अब देखो, ज़्यादातर समझौते जो रहते हैं वो बाध्यकारी नहीं रहते हैं, वो अपने ऊपर रहता है कि आप माने ना माने। लेकिन जो किगाली प्रोटोकॉल आया था ये 2016 में आया था और ये बाध्यकारी समझौता था जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। और ये ऐसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को लेकर जो ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुँचाते थे, पर ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेस थे, यानी कि जो धरती का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करते थे। इसके लिए किगाली प्रोटोकॉल आया था। इसके साथ हम रियो कन्वेंशन क्या है, रियो कन्वेंशन, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। रियो कन्वेंशन तो आया था जो सबसे पहले 1992 में रियो कन्वेंशन आया था। इसमें 3 चीज़ें और फॉर्म की थी, यानी कि UNFCCC भी 1990, UNFCCC 1992 में आया था। दूसरी क्या आई थी, UNCCD, ठीक है, ये कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। UNCCD भी 1992 में आया था। और CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD भी 1992 में ही आया था। ये याद कर लीजिएगा, 3 चीज़ें 1992 में आई थी। अब आ जाएगा कार्टेजेना प्रोटोकॉल गवर्न्स बायोसेफ्टी। ये किसे, कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया था। ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। बस मेन थीम पकड़िए कि किससे रिलेटेड है, सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। मेजरिंग रिगार्डिंग द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMOs के लिविंग मॉडिफाइड बायोसेफ्टी से रिलेटेड है और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। अब ये किस पे फोकस करता है, नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABS एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंश्योर्स फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ के उचित और न्यायसंगत बंटवारे को लेकर ये बनाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे टोक्यो प्रोटोकॉल क्या है, 1997 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 87 में आया था, 1987 में आया था और ये लागू कब हुआ था, 89 में। अब ये है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, ठीक है। अब UNFCCC के तहत आया था। ये किसके तहत आया था, UNFCCC जो 1992 में आई थी उसके तहत आया था, UNFCCC के तहत, ठीक है। जापान में इसे अपनाया गया था। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये भी 2005 में। ये आया था 1997 में लेकिन लागू हुआ 2005 में। ये पूछा जाता है कि कब लागू हुआ था, और 2005 में। और एक चीज़ और इसमें आई थी, इसमें आया था, इसका जो मेन थीम था वो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBTR पे आधारित था। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता था। ये भी एक तरीके का कानूनी रूप से बाध्यकारी था। अब इसमें 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस बताई गई थी। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, PFCs और SF6। ये याद कर लीजिएगा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। 1997 में आया था, 2005 में ये लागू हुआ था। इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट तो बहुत फेमस है, जो जिसे हम COP21 के नाम से जानते हैं। ये 2015 में आया था, ठीक है, 2015 में आया था। ये वही बताया गया क्योटो प्रोटोकॉल का इसने स्थान लिया था। अब अगर आ जाए क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान किसने लिया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान किसने लिया था? पेरिस एग्रीमेंट लिया था। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में आया था, उसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया था, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के जो था, उसमें जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे लाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया था। प्रत्येक देश जो था ये स्वेच्छाचारी थे, यानी कि किसी पे कोई दबाव नहीं था। ये स्वेच्छा से नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पे निर्भर करता था, यानी कि उसका दबाव नहीं था, बट खुद से ये लोगों को बढ़ावा अवेयर किया गया था कि ये वो खुद से करें, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में ही आया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये पेरिस एग्रीमेंट COP21 में आया था, ठीक है। 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस, ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? सूर्यपुत्र देश, यानी कि जो देश ये पृथ्वी है, ठीक है, तो जो ये और ये इसके पास है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, तो उसको सूर्यपुत्र देश कहा गया। उनको लक्षित करता है जो देश पूरी आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं यहाँ पे, ठीक है। उनको इसमें मुख्यतः शामिल करने की बात की गई थी, ताकि सौर ऊर्जा का अधिकतम दोहन किया जा सके। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम हरियाणा में था। भारत में मुख्यालय पहला संधि अंतर सरकारी संगठन था, ठीक है।